कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे। आप सबको एक बार फिर से आपका स्वागत है द कूल स्कूल पे। और आज हम बात करने वाले हैं 11 जनवरी की न्यूज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ रिवीजन के भी पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक हैज़ बिकम अ पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल सिग्नेटरी। अब ये क्या है, कई बार हम बात कर चुके हैं, और जिन लोगों को नहीं पता जो फिर भी डाउट्स पूछते हैं तो एक बार फिर से आज वो वीडियो देखेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा कि कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स क्या होते हैं। सो अगर हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, सो वी नो दैट वी नीड टू डिस्करेज दोज थिंग्स विच लीड टू कार्बन एमिशंस। वो भी जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी उनके तरीके हैं काम करने के, कोई भी अगर इंडस्ट्री कोई भी कार्बन इमिट कर रही है, कोई भी फैक्ट्री है, उन सबको डिस्करेज करना है। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, वट रोल कैन बैंक्स प्ले। अब कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी अगर सेक्टर है जिसको ग्रो होना है, तो उसको उसके लिए फाइनेंस चाहिए। तो फाइनेंस कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक करेगा। नो, बैंक्स को अंधाधुन होकर पैसे नहीं देने कि हाँ भाई कोई भी अगर हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर रहा है तो हम उसको लोन दे देंगे, नो मैटर वो एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा है। तो इसलिए बैंक्स को भी अपनी आंखें खुली रखनी है और चेक करना है कि जो भी आप काम कर रहे हो उससे एंड रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो इसी को ही बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स। तो इसी के अंदर पहले यूनियन बैंक ने एक सिग्नेटरी की तरह अपने को शामिल किया था, और अब पंजाब नेशनल बैंक हैज बिकम द सेकंड बैंक। एज नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करें तो इंडसइंड बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद यूनिसेफ फॉर स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स। तो एक ये और चीज़ आ गई है, इंडसइंड बैंक। अभी हमने बात करी थी पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक की, दोनों के दोनों जो बैंक है ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, बट प्राइवेट सेक्टर का इंडसइंड बैंक जो हिंदुजा ग्रुप के अंदर आता है वो भी इसमें बहुत ही क्या कहते हैं उसे अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है। सो ये बेसिकली उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी अंदर आता है। तो एक तरीके से दो निशाने हो गए, एक तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कर रहे हैं एंड उनका यूनिसेफ के साथ एक अच्छा सा कोलैबोरेशन भी हो रहा है, और ऑफ कोर्स दुनिया की नज़र में तो उनकी इज्जत बढ़ी रही है। नेक्स्ट बात करेंगे एफएसआईबी के बारे में। इट हैज़ रिकमेंडेड विनोद कुमार सर फॉर द पोस्ट ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का रिसेंटली मर्जर हुआ था इलाहाबाद बैंक के साथ। रिसेंटली आई मीन टू से हो गए कुछ साल, बट वन ऑफ द लेटेस्ट मर्जर्स अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू टॉक देन पंजाब नेशनल बैंक का हुआ था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ, एंड सिंडिकेट बैंक का हुआ था कैनरा बैंक के साथ। सो अभी इंडियन बैंक जो है उनके जो अभी एमडीसी हैं वो है शांतिलाल जैन सर, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है चेन्नई में। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करी जाए तो 1435 करोड़ बजट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर पैन 2.0 प्रोजेक्ट। क्योंकि पैन में कई बार देखा जाता है लोग दो पैन बनवा लेते हैं, कई बार पता चलता है कि उनमें डेट ऑफ बर्थ गलत है, कई बार पता चलता है कि उसमें किसी भी तरीके का फेक कार्ड वो बनवा सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑल दीज थिंग्स पैन 2.0 प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें क्यूआर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी, जो कि आज के लिए हो गए उसको भी काफ़ी साल, लेकिन अनाउंसमेंट इसलिए हुई है क्योंकि उसको एक नए स्केल पर ले जाने की बात करी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे द पर ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर यूपीआई 123 पे हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 5,000 टू 10,000, और इसकी जो पर डे की लिमिट है वो तो एज यूजुअल जो यूपीआई की लिमिट है वो है 1 लाख रुपीज़। अब बात करेंगे आज की न्यूज़ के बारे में। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज दैट श्री पीयूष गोयल सर हैज सेट 100 बिलियन टारगेट फॉर कंबाइंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स फॉर फूड एंड बेवरेजेस, एग्रीकल्चर एंड मरीन इंडस्ट्रीज इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये काफ़ी सिंपल सी न्यूज़ है, इसमें ज़्यादा क्या ही हम बात करें। बेसिकली ही वांट्स कि एग्रीकल्चर हो गया, मरीन इंडस्ट्रीज हो गई और फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री हो गई, इन सब का जो एक्सपोर्ट है वो $100 बिलियन को टच करा जाए। अब देखा जाए अगर इससे हम कुछ और निकाल सकते हैं तो इसमें भी निकाल सकते हैं कि अभी रिसेंटली कितने सारे टारगेट्स हमारे सेट हुए हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अचीव करना है, और ये सब अभी अगर आप इनको पढ़ते रहोगे तो उसका फ़ायदा क्या मिलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी आने वाले 1 महीने के अंदर ही दोबारा से रिवाइज होगी, क्योंकि 1 फरवरी को हमारे पास बजट आ जाएगा और बजट में ये सब चीज़ें डिस्कस होती है। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया एम्पावरिंग टुमारो इंटेलिजेंटली एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025, जो कि होता है डेवोस में, और ये होने वाला है 20 से 24 जनवरी तक। इस बार की जो थीम है उसका नाम है कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंस। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज़ या फिर कोई बैंक्स या फिर जो मल्टीलेटरल जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये सारे बैंक के इंस्टीट्यूट्स ही नहीं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो भी अपने आप को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं इसके अंदर, ताकि वो भी वर्ल्ड चेंजिंग अगर कोई आइडिया है तो वो वहाँ पर अपने प्रेजेंट कर सके। तो इसी के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एक तरीके से इकोनॉमिस्ट या फिर बहुत इंटेलिजेंट लोगों का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। इसके अलावा जैसे हमने रिसेंटली वेव्स की बात करी थी, जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक समिट हुआ था अभी मेरे ख्याल से लास्ट मंथ या शायद दिसंबर की बात है, उस टाइम हुआ था। तो उसमें मोदी जी ने जब वेव्स की अनाउंसमेंट करी गई थी तो उन्होंने ये बोला था कि जितना इकोनॉमिस्ट या फिर कोई भी अगर फाइनेंशियल फील्ड से रिलेटेड कोई इंसान है उसके लिए जितना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंपॉर्टेंट है उतना ही एंटरटेनमेंट के लिए वेव समिट होने वाला है, जिसके अंदर बेसिकली जो कंटेंट क्रिएटर्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा एंकरेजमेंट मिल पाती। और इसमें
जो रिप्रेजेंटेटिव्स होने वाले इंडिया के वो कई तरह के हो सकते हैं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, मिनिस्ट्रीज के हो सकते हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के हो सकते हैं, कोई पॉलिसी मेकर्स हो सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई प्राइवेट प्लेयर्स भी हो सकते हैं। सो ये सारे एक साथ जाएंगे और उनके ग्रुप को बोला जाएगा वन कंट्री वन वॉइस। तो एक बहुत अच्छी यूनिटी वाली स्ट्रेंथ इनमें दिखेगी। नेक्स्ट बात करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट रिलीजेस टैक्स डिवोल्यूशन ऑफ 1,73,30 करोड़ टू स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेलरेट कैपिटल स्पेंडिंग एंड फाइनेंस देयर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर रिलेटेड एक्सपेंडिचर। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ क्या ही बताएं, बेसिकली जो टैक्स कलेक्ट हुआ है अब उसी को ही हम स्टेट्स में बांट रहे हैं एंड उनको बोल रहे हैं कि इससे अपना कैपिटल स्पेंडिंग को बढ़ाया जाए। नॉर्मली अगर देखा जाए लास्ट ईयर में तो ये जो अमाउंट गिवन था वो कम था, बट इस बार ज़्यादा दिया जा रहा है क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि आप इसको अच्छे से ही खर्च करोगे और अपने स्टेट का वेलफेयर बहुत अच्छी तरह कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं, यूपी के जो सीएम है आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने लॉन्च किया है ऑल इंडिया रेडियो स्पेशल एफएम चैनल। एंड व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये प्रयागराज की न्यूज़ से रिलेटेड है, प्रयागराज की न्यूज़ डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि एफएम चैनल जो है ये कौन कौन से हैं। एक का नाम है कुंभ वाणी और दूसरा का नाम है कुंभ मंगल ध्वनि। तो एक का नाम है वाणी और दूसरे का नाम है मंगल ध्वनि। तो ये दोनों कब हो रहे हैं? कुंभ मेले के टाइम पर ये अनाउंस हुए, मतलब अभी उसकी बात चल रही है, तो इसी के सिलसिले में ये लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिकॉर्डेड ग्रोथ ऑफ 5.2% इन नवंबर 2024। तो ये जो इंडेक्स है ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये देता कौन है? ये देता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसकी अगर बात करी जाए तो इसमें ग्रोथ देखने का मतलब है कि पूरी जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके अंदर ओवरऑल ग्रोथ हमारी दिख रही है साफ साफ 5.2%, विच इज़ अ डिसेंट ग्रोथ। अब अगर इसके बारे में बात करी जाए तो इंडस्ट्रीज, जैसे कि हमने पहली बात करें कि हमारे इंडिया जो है वो, और इसमें चाइना में क्या फ़र्क है? चाइना हैज़ ऑलवेज फोकस मोर ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड वी हैव ऑलवेज फोकस मोर ऑन सर्विस सेक्टर। दैट इज़ वाई जो हमारा जीडीपी की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन आता है वो सर्विस सेक्टर की तरफ से आता है और जो मैक्सिमम हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो आता है हमारा एग्रीकल्चर वाली साइड से। अब हमें इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देना है, तभी तो मेक इन इंडिया वाली चीज़ आगे बढ़ पाएगी। और मेक इन इंडिया वाली चीज़ आगे बढ़ पाएगी तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो एक तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी पड़ेगी बिकॉज नाउ विल बी able to make our own products and we'll also be able to sell our own products इन अदर मार्केट्स। तो हमारे डेफिनेटली वहाँ पे ग्रोथ तो हमें दिखेगी। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर ग्रोथ यहाँ पे 5.2% है, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। हमने कल भी बात करी, तो एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं कि 85th रैंक पर आता है इंडिया, फर्स्ट रैंक पर आता है सिंगापुर, और अभी हम 85th रैंक के साथ कितनी कंट्रीज़ में हमें वीज़ा फ्री एंट्रीज है? 57 कंट्रीज़ में। नेक्स्ट बात करेंगे एमपी गवर्नमेंट के बारे में, बिकॉज इट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम नोन एज पार्थ। अब ये एक स्कीम है विच कैन बी कोई आपसे पूछ सकता है, फिर अगर आप कभी एमपी वाले से मिलो तो आप उनसे पूछ सकते हो कि यार कोई अगर एमपी के पीसीएस की तैयारी कर सकते हो तो उनसे भी आप पूछ सकते हो कि पार्थ न्यूज़ के बारे में आपको पता है। सो पार्थ का बेसिकली मतलब क्या होता है? दोस्त। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण भी अर्जुन के जो पार्थ थे और वो एक दूसरे को पार्थ के नाम से ही बुलाते थे। हालांकि बोथ वेज चल सकता है, हालांकि वहाँ पर एक वन साइड ही यूज़ हुआ था। सो इसकी फुल फॉर्म है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। इसकी बात करेंगे, यह पार्थ की फुल फॉर्म। सो बेसिकली जैसे हमारे पास यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कि कोई भी अच्छे एग्जाम की तैयारी करने के लिए गवर्नमेंट भी अपना योगदान देते हैं कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है सो विल हेल्प यू। सो इन ऑर्डर टू डू दैट ओनली यहाँ पर एमपी गवर्नमेंट भी अपना एक मेजर रोल प्ले कर रही है टू हेल्प यूथ प्रिपेयर फिजिकली एंड मेंटली बिफोर रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे लेबनान के बारे में। लेबनान के पार्लियामेंट ने इलेक्ट करा है जोसेफ ओवन को एज देयर हेड ऑफ स्टेट। अब लेबनान की बात करी जाए तो इसका जो कैपिटल है वो है बेरूत और जो करेंसी है उसका नाम है लेबनीज पाउंड। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो एसआईपी इनफ्लो सरपास $26,000 फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिसंबर अकॉर्डिंग टू AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो जिस तरीके से आप एड्स देखते हो जहाँ पर म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क या फिर म्यूचुअल फंड सही है, ये जो सारी न्यूज़ होती है इसके कभी बॉटम लाइन में देखना, वहाँ पे लिखा होता है मतलब ये जो प्रस्तुत की गई है बाय AMFI है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। सो ये बेसिकली दे लुक आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस। अब SIP की अगर बात करें तो इसकी फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इंस्टॉलमेंट प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान इन नॉट इंस्टॉलमेंट। तो इसमें आप सिस्टमिकली इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आप हर महीने चाहो तो आप कुछ ना कुछ इसमें ऑटोमेटिकली आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या जब चाहो उसके हिसाब से आप पर्टिकुलर अलग अलग जो म्यूचुअल फंड्स हो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली इसका जो मार्केट है वो अब सरपास कर चुका है 26,000 करोड़ के बेंचमार्क को। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है बिकॉज पीपल आर गेटिंग फाइनेंशियली मोर अवेयर। देखा जाए तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। हाउएवर इट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक्स, बट इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि आप एक और चीज़ लाओ,
कोई और भी अपने सेगमेंट्स को और भी ज़्यादा डाइवर्स करो। ऑलरेडी एक बैंक के ऊपर जैसे कहते हैं ना यूनिवर्सल बैंकिंग की अगर बात करी जाए, फिर पैरा बैंकिंग की बात करी जाए, तो इसमें हम बात करते हैं कि बैंकिंग इज नॉट जस्ट कंसोलिडेटेड इनटू टेकिंग डिपॉजिट्स इन ऑर्डर टू गिव एडवांसेस, बट अब उसके अंदर इंश्योरेंस भी आता है, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी आती हैं। सो दैट इज़ दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स कि अगर आपको डिपॉजिट्स चाहिए तो आप अपने खुद का म्यूचुअल फंड्स क्रिएट कर सकते हो, उसके थ्रू आप डिपॉजिट्स ले सकते हो, या फिर उसकी तरह आप फीस चार्ज कर सकते हो। जैसे एसबीआई का अपना खुद का म्यूचुअल फंड्स है, ऐसे बड़े सारे बैंक्स के अपने खुद के म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी का भी है। बट इन सब के चक्करों में क्योंकि पीपल आर नॉट मोर इन्वेस्टिंग इनटू दी सिक्योरिटीज़, तो इस वजह से जो हमारे बैंक के डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रंच हो रही है। नेक्स्ट बात करें, इंडिया नेशनल हाईवे रिकॉर्डेड 60% ग्रोथ इन द लास्ट 10 ईयर्स। इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। और अगर इसके अलावा एक थोड़ी सी बुरी न्यूज़ के बारे में बात करें तो इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं बिकॉज ऑफ बैड रोड्स। तो अगर 60% ग्रोथ दिखी है पिछले 10 सालों में, तो हम होपफुली यही चाहेंगे कि आने वाले बहुत जल्द सालों में इसको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए। और रोड्स आप बना रहे हो बट रोड्स की मेंटेनेंस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। वाट फ्रॉम दैट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क। सिर्फ हम पीछे हैं किससे? यूएस और चाइना से। नेक्स्ट बात करेंगे क्रेड एक्स के बारे में। तो क्रेड एक्स रिसीव्स आरबीआई's फाइनल नोट टू लॉन्च देयर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है DTX, डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज। अब अगर ट्रेड्स की बात करी जाए तो ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो बेसिकली जब भी आप किसी के साथ ट्रेड करते हो, फॉर एग्जांपल के वैभव ने दीपाली को कुछ सामान बेचा, ठीक है, अब दीपाली को उसको कायदे से पैसे देने चाहिए, बट दीपाली बोल रही है कि अभी नहीं, मैं आपको एक ट्रेड रिसीवेबल दूंगी ताकि आप मेरे को 6 महीने बाद जब वो दिखाओगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगी, ठीक है। नाउ वैभव को इमीडिएटली 1 महीने बाद ही पैसों की जरूरत होती है, लेकिन वो 6 महीने का वेट नहीं कर सकता। सो इन ऑर्डर टू गेट मनी, बेशक उसको पूरा पैसा ना मिले, थोड़ा सा उसको हेयर कट पे मिले, मतलब 100% नहीं, उसको 80% मिले, तो उसके लिए क्या कर सकता है, वो एक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे जा सकता है जहाँ पे उसको डिस्काउंट करा सकता है। वो फॉर एग्जांपल आकृत को बोलेगा कि आकृत मेरे को ना उससे 10,000 रुपये लेने थे, लेकिन एक काम करो, आप मुझे अभी 8,000 रुपये दे दो और आप उससे 10,000 रुपये ले लेना। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिससे आकृत को अभी पैसा नहीं चाहिए, आकृत तो तैयार है देने के लिए लोन, क्योंकि उसको भी पैसा नहीं चाहिए, वो तो कह रहा भाई ले ले मेरे से 8,000 रुपये, मैं बाद में उससे 10,000 रुपये ले लूँगा, मेरे को 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इससे इंस्टेंटली लिक्विडिटी उसको मिल गई वैभव को, कि उसको 8,000 रुपये तो मिल गए, उसको इमीडिएटली चाहिए थे, और दीपाली भी खुश और आकृत भी खुश और वैभव भी खुश, तो एक सारे लोग क्या कहते हैं, खुश हो गए। तो ये हो गया ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। तो इसी के लिए ही क्रेड एक्स नाम की कंपनी को एक फाइनल नोट मिला आरबीआई की तरफ से टू क्रिएट देयर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म और टू लॉन्च देयर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है DTX, डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं। सो बैंकर्स आस्क आरबीआई फॉर ड्यूरेबल लिक्विडिटी एज डेफिसिट माउंट्स। अभी हमने रिसेंटली बात करी थी कि लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुकी है, एंड आरबीआई को रिक्वेस्ट करिए सारे बैंक्स ने कि आप और भी ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करो। अभी किस तरीके से हो सकती है? एक तरीका है उसका OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, आरबीआई उनको क्या कर सकता है, उनको परचेज कर सकता है। अब परचेज अगर करोगे आप कोई चीज़, तो आप पैसे देते हो, तो बैंक्स के पास कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, फिर लोगों के पास, इन्वेस्टर्स के पास भी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है। तो जब उन्होंने कभी खरीदी होगी आरबीआई से, तब उन्होंने पैसे दिए होंगे। सुनो, अब क्या करेगा आरबीआई उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेगा ताकि पैसे उनको दे सके। अब पैसे देगा तो लिक्विडिटी आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आरबीआई कैन डू इज वेरिएबल रिवर्स रेपो, या वेरिएबल रेपो ऑर्गेनाइजेशन होता है, VRR जिसको बोलते हैं। रिवर्स रेपो में तो खैर उल्टा हो जाएगा कि बैंक से पैसा लिया जाएगा, लेकिन अगर रेपो में क्या होता है, आप आरबीआई जो है वो पैसे डालता है मार्केट में, ठीक है। इसके बारे में एक डिटेल जो है वीडियो वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखी है, आप रेपो करके देखेंगे, या फिर अगर मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में देखेंगे तो आपको शायद वो दिख जाएगी, बिकॉज उसमें थोड़े ज़्यादा व्यूज़ थे। तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि रेपो, रिवर्स रेपो, ये जितने भी हमारे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ होती है वो क्या होती है। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें नहीं शेयर कर पाऊंगा, बट इन केस अगर आपको डाउट, डू लेट मी नो, आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट। नेक्स्ट हम अभी इसी के बारे में बात करते हैं कि वेरिएबल जो रेपो रेट ऑप्शन होता है, उसमें क्या होता है, एक तो रेपो रेट हो गया जिसमें आपको फिक्स्ड इतने % पर ही आपको लोन मिला जाएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑप्शन भी किया जाता है कि एक दिन का एक ऑप्शन होगा, उसमें एक टारगेट होगा कि हम कितना अचीव कर पाते हैं, और उसके हिसाब से ऑप्शन होगा कि हाँ भाई कौन कितने रेट पर इंटरेस्ट, कौन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेना चाहेगा। तो जो भी हाईएस्ट बिडर होगा उसको उस हिसाब से लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इससे भी लिक्विडिटी आती है मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे Infosys joined hands with AP government, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट फॉर स्किल सेंसस फॉर 35 मिलियन पीपल। तो ऑफकोर्स स्किल सेंसस ही अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे हमें बहुत सारी डेटा की क्लैरिटी मिलती है। आज भी जब मेरे को याद है
व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, सो इकोनॉमिक्स में हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे उन सेंसस के बारे में जो कि 1980s में हुए। उसके बाद से उस लेवल की कभी स्टडी हुई नहीं थी। तो हमारे सिलेबस में कुछ सालों पहले हम 1980s का ही डेटा पढ़ रहे थे कि उसमें क्या हुआ था। ऑफकोर्स उसमें कंपैरिजन था कि 1900s में क्या हालात थे, 1600s में क्या थे, 1800s में क्या थे, बट लेटेस्ट 1980s तक ही था। और अभी भी देखा जाए जो हमारा सेंसस है वो 2011 तक ही है। अगर दोबारा सेंसस होता है तो उससे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हमें बहुत ज़्यादा कुछ एक इंसाइट्स मिलेगी कि एक्चुअली में लास्ट टाइम क्या हुआ था, उसके बाद से अभी तक का क्या प्रोग्रेस रही है। ऑफकोर्स कुछ लेवल पे हम प्रोग्रेस मेजर कर रहे हैं, लेकिन एक पूरा कंसोलिडेटेड जब व्यू मिलता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो कि शायद अभी छुप गई हों। तो इसलिए सेंसस बहुत ज़रूरी है। एंड इन्फोसिस अगर एक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ ही स्किल सेंसस कर रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इन्फोसिस के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, नॉट जस्ट कि उनके जो नारायण मूर्ति जो उनके हेड है उन्होंने ये बोला था कि 70 आवर्स एक वीक में काम करना चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो नो कि इन्फोसिस ने जो सॉफ्टवेयर बनाया फिनाकल, जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है थ्रू आउट ऑलमोस्ट मेजर ऑफ द बैंक्स, और ये एक वाइड स्प्रेड बैंकिंग कोर बैंकिंग सोल्यूशन है जिसको आप भी यूज़ करोगे इफ़ यू ज्वाइन द बैंक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सॉरी, व्हेन यू जॉइन द बैंक्स, नॉट इफ यू जॉइन द बैंक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीपीआईटी के बारे में। डीपीआईटी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर। सो इसके जो ऑफिशियल्स है, दे आर मीटिंग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स टू प्रमोट स्टार्टअप फंडिंग। अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं, ये बेसिकली इनको एक तरीके से फंड ऑफ फंड्स भी बोला जा सकता है, बिकॉज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को फंडिंग मिलती है लोगों के द्वारा, क्योंकि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, लेकिन दीज उसके बाद भी वो फंड करते हैं स्टार्टअप्स को। तो एक तो लोगों से इनको फंडिंग मिल रही है और ये आगे फंड कर रहा है स्टार्टअप्स में। तो बेसिकली स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको डायरेक्टली ना तो बैंक इतनी अच्छी ज़्यादा फंडिंग दे पाएगा। ऑफकोर्स कुछ अभी स्कीम्स वगैरह आ गई जिनके थ्रू उन्हें फंडिंग मिल सकती है, बट नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट वो शार्क टैंक ऑफकोर्स जा सकते हैं, बट वहाँ पर वो बोलते हैं कि भाई पहले तू काम तो कर, अपने फाइनेंशियल्स तो बता। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि उनको शेयर मार्केट से तो मिल नहीं सकता, बिकॉज उनका एक ब्रांड नहीं बना, वो अभी तक लिस्टेड ही नहीं हुए हैं। लोग तो तभी शेयर खरीदेंगे ना जब उनको कुछ देखेगा, आइडिया के बेसिस पर हो नहीं सकता। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। अगर इसके बारे में थोड़ी और बात करी जाए तो ये छोटे मोटे अमाउंट की नहीं होते। इसमें अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट होता है बहुत बड़े टिकट साइज में, लाख्स करोड़ रुपीज़ की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज के लास्ट में इसके बारे में। सो यूएस इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल फीड एंड ट्रेडर्स। तो हम जानते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा एक मौके का फ़ायदा उठाया था जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही थी। तो रशिया से अच्छे रिलेशन बनाने के हमें कई सारे फ़ायदा होते हैं, जिनमें से एक फ़ायदा तो ये था कि हम उससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि हमें थोड़े सस्ते रेट में भी मिल रहा था, हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। रशिया हैड आल्सो इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स, और वो हमारे साथ हमारी करेंसी में भी ट्रेड करने के लिए राजी हो गया था। हालांकि फिर हो गया कि चलो बायलेटरली हम आपस में दोनों की करेंसी को यूज़ कर लिया करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी वजह से हम बहुत सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे और उसको रिफाइन हमसे बेटर कर नहीं सकता, और रिफाइन करके हम उसको बाहर सेल भी कर रहे थे। तो हमारे लिए बहुत अच्छी कंडीशन थी, बट क्योंकि ट्रम्प साहब आ गए हैं तो अब ये बोल रहे हैं कि रशिया से तो हमारी कट्टी हुई पड़ी है। अब अगर वहाँ से किसी ने भी ऑयल को एक्सपोर्ट करा तो जो शिप्स वगैरह जाती है, जो भी फ्लीट होती है, फ्लीट का मतलब होता है कि जो भी ट्रांसपोर्ट वाला जो सिस्टम होता है उसके ऊपर भी हम बैन लगा देंगे। तो अगर यहाँ पर अभी इसकी वजह से, बिकॉज इंडिया की अपनी कोई ऐसी फ्लीट नहीं होती जो वहाँ से जाए और वहाँ से सामान लेकर आ जाए, तो हम उसको आउटसोर्स करते हैं। सो उसमें अगर कभी दिक्कत आ सकती है हमें, सो दैट इज काइंड ऑफ अ बैड न्यूज़ फॉर अस। सो ये इंटरनेशनल न्यूज़ का पार्ट था। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड फ्रॉम टुडे। आज की अगर वीडियोज अच्छी लगी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन ऑर्डर टू आस्क एनीथिंग और इन ऑर्डर टू शेयर एनीथिंग और जस्ट चिट चैट, डू लेट मी नो द कूल स्कूल पे टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे एक बहुत अच्छा आपको फैमिली जैसा एक माहौल मिलेगा जहाँ पर आप सारी चीज़ें डिस्कस भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे हर शाम को क्विज भी होती है जहाँ पर आप रिवाइज भी कर सकते हो जो भी आपने सीखा। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल द कूल स्कूल। सी यू टुमारो, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।